जय हिंद। देखिए, कर्नाटक में चुनाव हो रहे हैं, मतलब कर्नाटक विधानसभा के चुनाव जो है वो अपने अंतिम चरण पर है। कहने का मतलब है कि आज सुपर संडे है, जिसमें कि सभी लोग जो है प्रचार करेंगे और आज के दिन के बाद फिर एक दिन का गैप होगा और परसों जो है उसके वोटिंग होगा। तो एक हमने वीडियो अपलोड किया था कि इस बार जो है बीजेपी जो है वहाँ लगभग 150 से भी अधिक सीटें से जीतेगी कर्नाटक विधानसभा चुनाव में। तो कुछ कांग्रेसी और उनके चमचे ने यह कमेंट करके लिखा कि भाई ऐसा कभी नहीं होगा, ईवीएम अगर हैक हो गया तभी ऐसा होगा। ईवीएम को हैक करना इतना आसान है क्या? मैं आज ईवीएम पे ही बात करूँगा। ईवीएम को इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है, इसको हैक करना इतना आसान है? अगर आसान है तो जाओ इलेक्शन कमीशन के पास और करके दिखाओ। तो ये इसकी पॉसिबिलिटी ही नहीं है, क्योंकि इतने बड़े डेमोक्रेटिक कंट्री में अगर कोई भी एक चीज़ आता है तो खास करके इलेक्शन रिफॉर्म से संबंधित, ऐसे तो जल्दी इलेक्शन रिफॉर्म होते ही नहीं, वो सुप्रीम कोर्ट का दबाव होता है तब भी जाकर जो है कुछ थोड़े बहुत रिफॉर्म्स किए जाते हैं। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन या जो ईवीएम आया या वीवीपैट के थ्रू जो ये सब सारी की सारी जो प्रोसेस, आप लोग भी अगर आपने वोटिंग किया होगा या एबव 18 होंगे या आगे कभी वोट करने जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कैसे जो है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के जरिए जो है वोट दिया जाता था या फिर दिया जाता है। एक समय ऐसा था कि हम लोग बैलेट पेपर, मतलब पेपर में जो है लिख कर जो है और बक्से में डाल दिए जाते थे, मतलब हम अपने प्रत्याशी जिसको भी हम वोट डालना चाहते थे लिख के डाल देते थे। तो कहने का मतलब यह हुआ कि उस वक्त क्या होता था कि बूथ कैप्चरिंग या मसल्स पावर का बहुत उपयोग होता था और जो दबंग टाइप के लीडर होते थे वो बूथों को लूट लेते थे और अपने प्रत्याशी का जो है पूरा पर्चा वर्चा डाल के जो है वोट डलवा के उसे जिता देते थे। तो ऐसे मल प्रैक्टिसेस को रोकने के लिए, ऐसे दुरुपयोग को रोकने के लिए, बूथ कैप्चरिंग वगैरह को रोकने के लिए जो है यह व्यवस्था की गई ईवीएम का, जो कि पूरी की पूरी तरीके से ना जो है एकदम पारदर्शी है। इसमें तो हैक करने का कोई सवाल ही नहीं होता। लेकिन हाँ, जो इसमें हारने लगता है, और ख़ास करके कांग्रेसियों को देखो, जब कांग्रेसी इसमें हारने लगते हैं तो वो ईवीएम को दोष देने लगते हैं। मतलब एक आप लोगों ने कहावत सुना ही होगा ना कि नाच ना आबे आंगन टेढ़ा, द बैड वर्क्समैन क्वारल्स विथ हिज टूल। मतलब जो खराब कारीगर होते हैं वो हमेशा जो है अपने टूल्स, अपने औजार को दोष देते हैं कि हमारा औजार ही खराब है या औजार में ही कोई त्रुटि है। ठीक उसी प्रकार जिसे नृत्य करना ना आता हो, नाच ना आवे आंगन टेढ़ा, जिसे नाचने की कला ना आता हो वो हमेशा ये कहेगा यह तो आंगन ही टेढ़ा है, मतलब यह स्टेज ही खराब है। मतलब दूसरे पर रोपा और प्रत्यारोपण करना, मतलब दोषारोपण करना कह सकते हो आप ही। तो जब कांग्रेस किसी भी सीट में, किसी भी चुनाव में या कहीं भी जब उन्हें पराजय दिखता है सामने तो उन्हें लगता है कि नहीं ईवीएम हैक कर लिया गया होगा या ईवीएम में ही कोई दोष होगा या गलत तरीके से जो है, मतलब किसी दूसरे पे जो है वो दोषारोपण करना प्रारंभ कर देते हैं। तो पूरी की पूरी अगर क्रोनोलॉजी और पूरी की पूरी अगर थोड़ा ईवीएम के इतिहास के बारे में बात करूं तो ईवीएम सर्वप्रथम जो है 1977 में इलेक्शन कमीशन के द्वारा यह रिकमेंड किया गया था, चुनाव आयोग के द्वारा, कि ये सब जो सारे मल प्रैक्टिसेस अपनाए जाते हैं बूथ कैप्चरिंग वगैरह का, तो ये सब को अगर हटाना है तो हमें एक इलेक्ट्रॉनिक ऐसे मशीन्स और डिवाइस को ईजाद करना होगा। फिर वेल भारत इलेक्ट्रॉनिकल जो कंपनी है उसे यह जिम्मेदारी दी गई कि आप जो है एक ऐसा मशीन जो है वोटिंग डिवाइस जो है आप बनाएं। तो फिर ये बनकर तैयार हुआ। फिर इसका पहला जो वोटिंग हुआ वो केरल में हुआ 1982 में। केरल का एक चुनाव हुआ, उसमें 1982 में जो है ईवीएम के जरिए जो है वोट किया गया। लेकिन क्योंकि ईवीएम का कोई संवैधानिक उसमें प्रावधान के तहत नहीं किया गया, ऐसा ही एक प्रकार से पायलट प्रोजेक्ट कह सकते हो या एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, तो उस वक्त जब ईवीएम का प्रयोग किया गया तो उस वक्त ऐसे ही मतलब चुनाव करवाए गए थे। और क्योंकि उसमें कानून का उसका समर्थन नहीं था तो सुप्रीम कोर्ट ने उसे स्ट्राइक डाउन कर दिया कि ये चुनाव रद्द करते हैं, ईवीएम के द्वारा चुनाव मान्य नहीं होगा, क्योंकि उस वक्त जो है कानून का जो है उसका सपोर्ट हासिल नहीं था। वो एक एक्सपेरिमेंट चल रहा था, एक प्रकार से कह सकते हो कि अभी जैसे अगर कोई मशीन बनाया जाता है ना तो कई जो है लोगों पे वो जो है कह सकते हो कि शोध के ही प्रोसेस में जब फाइनल उसका जब कह सकते हो कि इम्प्लीमेंटेशन होगा उससे पहले कई जगह जो है उसमें चुनाव करा के
मतलब एक प्रकार से कह सकते हो कि देखा जाता है कि ये सही होता है या नहीं। केरल में हुए, तो उसके बाद 1989 में, ठीक है, 1989 में रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल एक्ट ऑफ 1951, 1989 में रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल एक्ट 1951 में संशोधन किए गए, अमेंडमेंट किए गए, और उसको जो है फिर उसके अंतर्गत जो है यह ईवीएम को जोड़ा गया। और सबसे बड़ी बात है कंसेंसस डेवलप हुआ, एक तमाम पार्टियों और तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में एक आम सहमति, एक आम कंसेंसस डेवलप हुआ। सभी ने ये एग्री किया कि हम ईवीएम के जरिए जो है आगामी जो है जितने भी चुनाव होंगे उसमें हम पार्टिसिपेट करेंगे, और ईवीएम ही माध्यम होगा जिसमें लोग आकर वोट करेंगे, और अंत में वो जो है उसी से ही कह सकते हो कि गणना होगी, और जो अधिक वोट लाएगा, जैसे आम चुनाव में होता है कि जो सबसे अधिक नंबर ऑफ वोट आते हैं वो विजयी हासिल होते हैं, वो जीत जाते हैं वो प्रत्याशी। तो ये कंसेंसस 1998 में बनकर तमाम पॉलिटिकल पार्टी के बीच में ये जो है आम सहमति बन गई, ठीक है। अब सबसे बड़ी बात है कि आम सहमति बनने के बाद कई एक राज्य, चाहे दिल्ली हो गया, केरल हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया, या बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे राज्य के जो विधानसभा चुनाव होते थे या बाई इलेक्शंस होते थे, उनमें ईवीएम का प्रयोग और चलते रहा। लेकिन जो 2004 का लोकसभा चुनाव था उसमें पूरे के पूरे 543 सीटों पर ईवीएम का प्रयोग हुआ, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का। उस वक्त अटल जी की सरकार थी। 2004 में जो है वह फिर कांग्रेस की सरकार बनती है। तो पहली बार जब आम चुनाव हुए 2004 में, लोकसभा का जब चुनाव हुआ, 543 सीटों पर जो है वो पूरी की पूरी सीटों पर चुनाव जो है ईवीएम से कराए गए थे। और क्योंकि अब इसे संशोधन के जरिए पीपल रिप्रेजेंटेशन एक्ट ऑफ 1951 में जब अमेंडमेंट करके इसे कानूनी दर्जा मिल गया, तो सुप्रीम कोर्ट भी इससे एग्री हो गई, और कई एक ऐसे पायलट एक्सपेरिमेंट किए जा चुके थे। 2004 में जो है उसमें कांग्रेस जीतती है। फिर 2009 का भी चुनाव होते हैं, उसमें भी कांग्रेस मतलब जीतती क्या है, मतलब भले ही वो पूर्ण बहुमत ना आए, फिर भी कांग्रेस की कोलाइजन गवर्नमेंट जो है दिल्ली में केंद्र में सरकार बनाती है। फिर कई एक राज्यों के जो है चुनाव होते हैं। तो ये पूरे के पूरे प्रोसेस है। अब तक 14 में चुनाव हुआ, 19 में चुनाव हुआ। हाँ, अब कांग्रेस को लगता है कि ईवीएम में जो है कुछ गड़बड़ी है, ईवीएम हैक किया जा सकता है, या जब जब कांग्रेस चुनाव हारती है उस परिस्थिति में वह ईवीएम को दोष देते हुए दिखाई देती है। तो कांग्रेस के चमचे जो हैं, या फिर कह सकते हो कि कांग्रेस के चाटुकार जो हैं, कुछ तर्क के आधार पर तो कुछ चीज़ें रखते नहीं हैं, ठीक है। हम लोग को उल्टे भक्त बोलते हैं भाई हम लोग हैं हनुमान जी के भक्त, क्या करोगे। अभी देखो मोदी जी कर्नाटक में चुनाव प्रचार कर रहे हैं, हमेशा बोलते हैं जय बजरंग बली, और कांग्रेस जो है बजरंग दल को प्रतिबंध करने का प्रयास कर रही है। और यही कारण है कि कांग्रेस चुनाव हारती है, और कांग्रेस चुनाव हारती है तो फिर जाके ईवीएम को दोष देती है, भाई ईवीएम ही में कोई गड़बड़ी होगा। तो अब जो है कई एक ऐसे चाटुकार या कई एक ऐसे कांग्रेसी जो है 2018 में सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन फाइल करते हैं कि दोबारा हम बैलेट पेपर की तरफ जाएं। देखो बैलेट पेपर वगैरह से चुनाव कराने में बहुत खर्च होता था, बहुत पेपर उसमें जाते थे, कई पेड़ों की उससे कटाई होती थी, और उसमें मैंने बोला ना कि बूथ कैप्चरिंग वगैरह होता था। तो वो सब जो पुराने सिस्टम हटाए जा चुके हैं, और बाकायदा एक प्रोसेस के थ्रू, इन्हें की एक बार एक बीजेपी आई और हटा दी। जब आपने 2004 और 2009 का चुनाव जीता केंद्र में, तब ईवीएम बड़ा अच्छा था। लेकिन जब आपने 2014 और 2019 का चुनाव हारा और कई एक राज्यों में आपकी सरकारें चली गईं, तब ईवीएम खराब होने लगा। तो ये कांग्रेसी जो है ना, जब चुनाव हारते हैं तो ईवीएम का दोष देते हैं, और जब चुनाव जीतते हैं तो अपने आप को जो है महिमा मंडित करते हैं कि राहुल गांधी या फिर कांग्रेस का जनाधार बढ़ रहा है, या कांग्रेस जो है चुनाव जीत रही है। तो ये सब जो है ना, कह सकते हो ना कि एक प्रकार से लोगों को या आम जनता को बरगलाने का प्रयास है। हम भक्त जरूर हैं, लेकिन वी हैव फेथ इन टेक्नोलॉजी, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी एक लंबे प्रशिक्षण के बाद, एक लंबे एक्सपेरिमेंट के बाद, कई एक चुनावों को ऐसे पायलट प्रोजेक्ट पर जो है, या फिर कई एक विधानसभा चुनावों को इसे कराए जाने के बाद इसे सरकार के द्वारा बाकायदा संसद में कानूनी समर्थन प्राप्त करके इसे लाया गया है। और स्वाभाविक सी बात है, जब लाया गया होगा तो सुप्रीम कोर्ट भी अपने नज़रिए से इसको जो है स्क्रूटिनी इसकी की होगी, तभी जो है पूरे के पूरे इतने बड़े एक लोकतांत्रिक देश में, जहां हर महीने कहीं ना कहीं चुनाव होते रहते हैं,
ईवीएम मशीन को लाया गया हो, तो ईवीएम मशीन में कोई गड़बड़ी नहीं है। हाँ, जो कांग्रेसी लोग हैं या फिर जो कांग्रेस के वर्कर्स हैं, कांग्रेस के मेंबर्स हैं, जो कांग्रेस के नेता हैं, उनमें ज़रूर कुछ गड़बड़ी है कि वो मोदी जी को गाली देना बंद करें, मोदी जी की नीतियों का विरोध तो करें, लेकिन वह विरोध तार्किक होना चाहिए, वो तथ्यों पर आधारित होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है कि जो जन कल्याण की योजनाएं, जो पॉलिसी, जो मेजर्स, जो स्टेप्स मोदी गवर्नमेंट के द्वारा उठाए जा रहे हैं जनता के कल्याण के लिए, जनता की भलाई के लिए, वो धरातल पे अब पहुंच रहा है। एक समय ऐसा था कि कांग्रेसी के कोई बड़े नेता ने कहा था कि जब 1 रुपया भेजते हैं तो 25 पैसा लोगों को मिलता है। अब जो है अगर मोदी जी 1 रुपया भेजते हैं तो पूरे के पूरे 1 रुपया जनता के अकाउंट में जाता है, डीबीटी के माध्यम से, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के माध्यम से। तो ये मोदी जी की पॉलिसीज़ के कारण, मोदी जी के एक प्रकार से कह सकते हो कि योजनाओं के कारण, उनकी नीतियों के कारण, और ख़ास करके उनका अपना एक करिश्मा है, एक ऑरा है, जिसके कारण लोग उन्हें वोट करते हैं। और कर्नाटक में भी आगामी जो है चुनाव के परिणाम में पुनः दोबारा जो है बीजेपी गवर्नमेंट कह सकते हैं फॉर्म करेगी, और लगभग मोर देन 150 सीट पे जो है बीजेपी वहाँ जीतेगी। जय हिंद।